हूं जोया खान और आप देख रहे हैं वीकेबी न्यूज की खास पेशकश जिसका नाम है देश, प्रदेश और दुनिया का खास सफर। तो आइए रुक करते हैं इस खास पेशकश की ओर। प्रदेश की पहली खबर दुख भरी है। मुंबई में उपनगर साकीनाका की दुष्कर्म पीड़िता ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान राजाबाड़ी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक अधिक खून बहने और उसके चलते शरीर में हुई खून की कमी के चलते उसकी मौत हुई। दिल्ली की निर्भया की तरह टेम्पो के अंदर इस 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया हुआ था। इंसानियत के दुश्मनों की फेहरिस्त छोटी होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई सत्र न्यायालय भी इस पर गंभीर है। उसने शिविर आयोजित कर लोगों को कोरोना का फर्जी टीका लगाने के मामले से जुड़े 2 आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। परेशानी कहकर नहीं आती। महाराष्ट्र के पालघर के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। आग को फैलते देख प्रशासन ने आसपास के इलाकों को तेजी से खाली कराया और तकरीबन 5 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबरें राजनीति के बिना अधूरी सी लगती है, क्योंकि यही से देश की दशा और दिशा तय होती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस की तुलना सब कुछ गवा चुके एक जमींदार से कर विपक्षी एकता में दरार को उजागर कर दिया है। तो दूसरी तरफ इस बयान पर राजनीतिक मंथन भी तेज हो गया है। कुछ लोग इसे पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग महाराष्ट्र की सियासत से जोड़ रहे हैं। मंथन तेज है। मंथन से निकला एक और सच हैरान कर रहा है। बात मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की है। मनसुख हत्या प्रकरण में उनकी संलिप्तता भी आगे चलकर हैरान कर सकती है। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों की हलचल तेज है, तो आइए हम भी जानते हैं कि आखिर सच क्या है। मुंबई में उपनगर साकीनाका की दुष्कर्म पीड़िता ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान राजाबाड़ी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अधिक खून बहने और उसके चलते शरीर में हुई खून की कमी के चलते उसकी मौत हुई। दिल्ली की निर्भया की तरह टेम्पो के अंदर इस 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया हुआ था। इस दौरान बेरहमी से उस पर हमला किया गया था। पुलिस के मुताबिक साकीनाका के खिरानी रोड इलाके में महिला से दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने भागने से पहले क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। साकीनाका थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख ने बताया कि आरोपी की पहचान स्थानीय 45 वर्षीय मधु चौहान के रूप में हुई है। घटना के कुछ ही घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन आया कि खिरानी रोड पर एक व्यक्ति एक महिला की पिटाई कर रहा है। पता लगाने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। महिला खून से लथपथ पड़ी थी। उसे नगर निगम संचालित राजाबाड़ी अस्पताल में ले जाया गया। प्रारंभिक जांच में ही साफ हो गया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके निजी अंगों में लोहे की रॉड से हमला किया गया था। ये घटना सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो के अंदर हुई थी। वाहन के अंदर भी खून के धब्बे मिले हैं। सुरागों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी चौहान को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई सत्र न्यायालय ने शिविर आयोजित कर लोगों को कोरोना का फर्जी टीका लगाने के मामले से जुड़े 2 आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आरोपियों पर महानगर के परेल इलाके में पोद्दार सेंटर में फर्जी टीकाकरण शिविर आयोजित करने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चित्रा हनकारी ने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है। ऐसे में यदि आरोपी श्रीकांत माने व सीमा आहूजा को जमानत दी जाती है तो वे प्रकरण से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आरोपियों ने फर्जी टीकाकरण के जरिए कई लोगों का जीवन जोखिम में डाला है। सफाई में दोनों आरोपियों ने दावा किया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। आरोपियों के मुताबिक पहले वे मलाड मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के संपर्क में आए थे, जिसने कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद हम सिंह पर विश्वास करके टीकाकरण अभियान से जुड़े थे। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें शिविर के आयोजन से जुड़ी सारी कानूनी जानकारी हासिल करनी चाहिए थी, फिर टीकाकरण शिविर का आयोजन करना चाहिए था। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। तकरीबन 5 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग को फैलते देख प्रशासन ने आसपास के इलाकों को तेजी से खाली करवा दिया। अधिकारियों के मुताबिक इस आग से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि बोईसर के तारापुर MIDC स्थित इकाई में तड़के करीब 2 बजे लगी आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक भीषण आग थी और आग की लपटों को दूर से देखा जा सकता था। इसके कारण तेज आवाज के साथ पेंट वाले कई ड्रम फट गए।
शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के कारण छुट्टी थी, इसीलिए केवल 2 गार्ड मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि दोनों सुरक्षित रहे। MIDC दमकल केंद्र की 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर स्थानीय दमकल कर्मियों के अलावा आपदा नियंत्रण प्रकोष्ठ और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची। कदम ने कहा कि फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। फैक्ट्री में लगी आग से इलाके में दुर्गंध फैल गई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से कुछ दूरी पर बरामद विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो और उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 10,000 पन्नों की इस चार्जशीट में ताज़ा जानकारी ये सामने आई है कि मनसुख को मारने के लिए फेसटाइम ऐप के माध्यम से चैट पर निर्देश दिए थे। इस अकाउंट से किसका फोन जुड़ा है और उसका नाम क्या है, ये पता लगाने के लिए NIA ने एप्पल कंपनी की लीगल टीम से संपर्क किया था। एप्पल ने जवाब में कहा कि इस फेसटाइम अकाउंट का पहला नाम कुरकुरे है और अकाउंट का आखिरी नाम बालाजी है। इसके बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के अधीन काम करने वाले एक कर्मचारी ने अपने बयान में NIA को बताया कि परमबीर की आईफोन ID का पहला नाम कुरकुरे और आखिरी नाम बालाजी था, इसलिए परमबीर सिंह पर संदेह और गहरा रहा है। जांच में ये भी सामने आया कि परमबीर ने कुछ दिन पहले एक नया आईफोन खरीदा था। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि ID का नाम कुरकुरे बालाजी इसलिए रखा गया क्योंकि इस ब्रांड के स्नैक का एक पैकेट परमबीर के कार्यालय में रखा हुआ था जब ID बनाई गई थी। कुल मिलाकर परमबीर की मुश्किलें और बढ़ सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस की तुलना सब कुछ गवा चुके एक जमींदार से कर विपक्षी एकता में दरार को उजागर कर दिया है, तो दूसरी तरफ इस बयान पर राजनीतिक मंथन भी तेज हो गया है। बहरहाल इस बयान से ये तो साफ है कि विपक्षी एकता के लिए सिर्फ भाजपा विरोध काफी नहीं है, विपक्ष के अंदर भी नेतृत्व को लेकर झगड़ा है और क्षेत्रीय छत्रप अपनी दावेदारी जता रहे हैं। निश्चित रूप से शरद पवार ने कांग्रेस की तुलना जमींदार से यूं ही नहीं की है। इसके जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि विपक्षी एकता में कांग्रेस को अपनी भूमिका समझनी होगी। पवार का ये बयान विपक्षी दलों के बीच अविश्वास को भी प्रकट करता है। विपक्षी दलों को खुद पर जितना भरोसा है उतना भरोसा उन्हें कांग्रेस पर नहीं है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी खुद को साबित करने में विफल रही है। इसलिए विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व के बजाय सहयोगी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि पवार के इस बयान से कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सहमत है, इसलिए पवार के तंज को उनकी महत्वाकांक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। शिवसेना कई बार पवार को UPA का अध्यक्ष बनाने की मांग कर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नजर उस वोट बैंक पर है जो कांग्रेस से छिटक कर NCP के पास चला गया है। यह भी शरद पवार को नागवार गुजर सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। विशेषज्ञों की सुनते हुए केंद्र सरकार हर संभव टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लेना चाहती है। कई प्रदेश टीकाकरण मुहिम में काफी आगे चल रहे हैं। गोवा भी उनमें से एक है। वहां की 100% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए गोवा की सराहना की है। मतलब दिल्ली गोवा से खुश है। खुद दिल्ली भी खुश है क्योंकि इस साल मानसून ने भले ही यहां देर से दस्तक दी, लेकिन इसने 46 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। आज भी दिल्ली NCR में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मगर दर्द भरी दास्तान अभी बाकी है। मुंबई में उपनगर साकीनाका की दुष्कर्म पीड़िता की मौत के कई सवाल अभी बाकी थे कि उत्तर प्रदेश के बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में घर से 500 मीटर की दूर सड़क किनारे खून से लथपथ एक किशोरी बेहोश मिली है। उसके साथ भी बुरा सलूक हुआ है। दरिंदों ने उसे हवस का शिकार बनाने के दौरान तेज धार ब्लेड से 1-2 नहीं बल्कि 35 खूनी निशान दिए हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना से अलग राहत भरी खबर यह है कि हरियाणा के करनाल में सरकार के साथ बीते दिनों से जारी किसानों की तनातनी खत्म हो गई है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति बन गई है। सरकारी अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच आज हुई बैठक में यह फैसला हुआ कि हरियाणा सरकार लाठीचार्ज का आदेश देने वाले तत्कालीन SDM के खिलाफ न्यायिक जांच कराएगी। बात सिने जगत की करें तो कंगना रनौत की फिल्म थलाईवी रिलीज होने के साथ ही विवादों में घिर गई है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को लेकर उनकी पार्टी AIADMK ने आपत्ति जताई है। पार्टी का दावा है कि कुछ सीन फिल्म में ऐसे हैं तो तथ्यात्मक रूप से गलत है। देश की इन 5 खबरों को आइए विस्तार से जानते हैं।
कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। परिणाम भी सामने आ रहा है। तीसरी लहर की आशंका के बीच संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन मृत्यु दर पर कुछ हद तक नियंत्रण है। केंद्र सरकार इस बारे में लोगों को लगातार आगाह कर रही है। गोवा ने इस दिशा में काबिले तारीफ काम किया है। वैक्सीनेशन को लेकर उसने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहाँ की 100% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए गोवा की सराहना की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के एक ट्वीट को टैग करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि शाबाश गोवा, शानदार प्रयास जिसे सामूहिक भावना की मजबूती से और डॉक्टरों और सभी लोगों की दिलेरी ने संभव कर दिखाया। मुख्यमंत्री सावंत ने 100% पात्र आबादी को टीके की पहली खुराक देने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। सावंत ने कहा कि गोवा की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों के मुफ्त टीकाकरण और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लगातार टीकों की सप्लाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहना है ताकि 49 की दूसरी खुराक सभी के लिए सुनिश्चित हो। दिल्ली में 1 जून से मानसून शुरू होता है। बरसात के पूरे सीजन में यहाँ औसतन 649.8 मिलीमीटर बारिश होती है। इस साल मानसून ने यहाँ देर से दस्तक दी हो, लेकिन इसमें 46 साल में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। 40 साल पहले 1975 में दिल्ली में 1150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस मानसून सीजन में यहाँ अब तक 1100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात 1 जून से 10 सितंबर तक की करें तो औसतन 586.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 2003 में मानसून में 1050 मिलीमीटर बारिश हुई थी। चूँकि अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में इस साल और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में हल्के से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। शुक्रवार रात से हो रही भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पानी भर गया है। यहाँ खड़े विमानों के पहिए पानी में डूब गए हैं। एयरपोर्ट से 4 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट जयपुर और अहमदाबाद की तरफ डाइवर्ट की गई है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के चलते मानसून पैटर्न में बदलाव हो रहा है। अब सिर्फ 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो रही है। पहले इतनी बारिश 10 से 15 दिन में होती थी। ऐसी बारिश से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। मुंबई में उपनगर साकीनाका की दुष्कर्म पीड़िता की मौत के कई सवाल अभी बाकी ही है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में घर से 500 मीटर दूर सड़क किनारे खून से लथपथ एक किशोरी बेहोश मिली है। उसके साथ भी बुरा सलूक हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे वह किसी काम से घर के बाहर गई थी। लगभग आधा घंटा बाद कुछ ग्रामीणों की उस पर नजर पड़ी। वह बदहवास स्थिति में पड़ी थी। ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस घायल किशोरी को सीएचसी कप्तानगंज ले गई। हालांकि गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि किशोरी से रेप किया गया है। संभवतः रेप में विरोध पर उस पर आरोपी ने हमला किया है। उसके शरीर पर ब्लेड से हमला करने के निशान मिले हैं। लगभग 35 से ज़्यादा खूनी लकीरें चीख चीख कर कह रही है कि उसे कितना दर्द हुआ होगा। किशोरी की हालत गंभीर है और वह बेहोश है। पुलिस का कहना है कि किशोरी के होश में आने के बाद उसका बयान लिया जाएगा। इलाज चल रहा है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पड़ताल कर रही है। अभी तक घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हरियाणा के करनाल में सरकार के साथ बीते दिनों में जारी किसानों की तनातनी खत्म हो गई है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति बन गई है। सरकारी अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच आज हुई बैठक में यह फैसला हुआ कि हरियाणा सरकार लाठीचार्ज का आदेश देने वाले तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ न्यायिक जांच कराएगी। साथ ही मृतक किसान सतीश काजल के परिवार से 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, तत्कालीन एसडीएम को जांच के दौरान छुट्टी पर भेज दिया गया है। अपर मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के अधिकारियों और कृषि नेताओं के बीच एक बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल घटना की जांच का आदेश दिया, जो एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। जांच 1 माह में पूरी हो जाएगी और इस दौरान पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक किसान सतीश काजल के परिवार के 2 सदस्यों को स्वीकृत पदों पर नौकरी दी जाएगी।
कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी रिलीज होने के साथ ही विवादों में घिर गई है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को लेकर उनकी पार्टी AIADMK ने आपत्ति जताई है। पार्टी का दावा है कि कुछ सीन फिल्म में ऐसे हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री D जयाकुमार ने फिल्म देखने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, यह फिल्म काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है। अगर कुछ सीन को डिलीट कर दिया जाए तो यह बड़ी हिट साबित हो सकती है। थलाइवी जे जयललिता और उनके मेंटर MGR के जीवन पर बनी है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सफल फिल्म करियर के बाद जयललिता अपना राजनीतिक सफर शुरू करती है और प्रदेश की मुख्यमंत्री तक बनती है। D जयाकुमार के अनुसार इस फिल्म में दिखाया गया है कि MGR ने पहली DMK सरकार में मंत्री पद मांगा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। MGR ने कभी पद की मांग नहीं की थी, वो सिर्फ एक विधायक बनकर रहना चाहते थे। अन्नादुरई चाहते थे कि MGR मंत्री बने, लेकिन उन्होंने खुद ही इसके लिए मना कर दिया था। जयाकुमार को फिल्म के एक और सीन पर आपत्ति है, जिसमें जयललिता को राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से मिलते हुए दिखाया गया है और इस बात की जानकारी MGR को नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह कभी भी अपने नेता के खिलाफ नहीं गई। दुनिया भर में अफगानिस्तान को लेकर जारी उथल पुथल का दौर अभी थमा नहीं है। कई देशों में परस्पर एक राय नहीं है। अगर सबसे अधिक कोई देश तालिबान से खुश है तो वो है पाकिस्तान। मगर क्यों? इसकी वजह सामने आई है। अब तक ये झूठ लगातार बोलता रहा है कि पाक की धरती से आतंकवादी संगठनों की कोई मदद नहीं की जाती। दरअसल ये सफेद झूठ है। अफगानिस्तान से बोरे में भरकर पाकिस्तान ले जाए गए गुप्त दस्तावेजों में एक ऐसा सच छिपा है जो दुनिया को मालूम नहीं। तालिबान में नंबर 2 कहे जाने वाले अब्दुल गनी बरादर के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तान का पहचान पत्र मिला है। साफ है कि उसने असली पहचान छिपाकर फर्जी नाम का सहारा लिया है और पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है। इस खुलासे के साथ ही रूस और अमेरिकी तनातनी अब एक नए रूप में सामने आई है। रूस ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। अच्छी खबर यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा एवं विदेश मंत्रालय स्तर के उच्च स्तरीय संवाद की आज शुरुआत की। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच दोनों देशों के बीच संपूर्ण रक्षा एवं सामरिक सहयोग को और बढ़ाना है। इसी बीच तालिबान ने 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर होने वाले अफगानिस्तान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है। उसने कहा है कि जख्मों को वो खुरेदना नहीं चाहता है। इन 5 बड़ी खबरों में दुनिया भर की आज की हलचल हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के समक्ष यह झूठ बोलता रहा है कि वह तालिबान और उसकी अन्य आतंकवादी संगठनों की कोई मदद नहीं करता है, लेकिन हर बार वह बेनकाब हुआ है। तालिबान को लेकर एक बार फिर उसकी सच्चाई सामने आई है। तालिबान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और हाल ही उप प्रधानमंत्री घोषित किए गए अब्दुल गनी बरादर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होने की खबर सामने आई है। पासपोर्ट की फोटो भी उपलब्ध है। इसमें उसने असली पहचान छिपाकर फर्जी नाम का सहारा लिया है। इसका ID नंबर भी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की ओर जारी पासपोर्ट में मुल्ला बरादर का नाम मोहम्मद आरिफ आगा और उसके वालिद का नाम सैयद नज़ीर आगा दर्ज है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पासपोर्ट और ID में फोटो बरादर की है। यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने इस ID के बनने में उसकी मदद की है। अफगानिस्तान में एक न्यूज़ एजेंसी ने इस बाबत एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया था कि तालिबान में नंबर 2 कहे जाने वाले बरादर के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तान का पहचान पत्र है। यह ID 10 जुलाई 2014 को जारी किया गया था। इसमें बरादर का जन्म 1963 बताया गया है। इस पर पाक के रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर है। गौर करने की बात यह है कि यह ID कार्ड और पासपोर्ट एक ही दिन जारी किए गए हैं, जबकि तकनीकी तौर पर इसकी प्रक्रिया में कुछ दिन लग जाते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान कनेक्शन हैरत अंगेज है। सामने वह सच्चाई आई है कि आखिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी क्यों चाहता था। दरअसल अफगान सरकार के कई गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान के हाथ लगे हैं। खबर के मुताबिक काबुल में मानवीय सहायता लेकर पहुंचे 3 C-170 विमान दस्तावेजों से भरे बैग लेकर रवाना हुए हैं। इन दस्तावेजों को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। इन दस्तावेजों में मुख्य रूप से NDS के गोपनीय दस्तावेज, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल जानकारी है। शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि इस डेटा को ISI ने अपने इस्तेमाल के लिए तैयार करेगा।
कहा जा रहा है कि यह तालिबान सरकार को पाकिस्तान पर निर्भर बना देगा। माना जा रहा है कि सामरिक दृष्टि से मजबूत अफगानिस्तान पर चीन की ही नहीं पाकिस्तान की भी नजर है। वह तालिबान को आगे कर इन्हें हासिल करना चाहता है। अभी एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में लेने के इरादे से काबुल के लिए आर्थिक योजनाओं की घोषणा की थी। रूस और अमेरिकी तनातनी अब एक नए रूप में सामने आई है। रूस ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि यह देश के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत जॉन सुलीवन को समन करके रूसी उपविदेशी मंत्री सर्गेई रैबकोव से मिलने के लिए कहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि अमेरिका स्थित बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने आगामी चुनाव से पहले रूसी कानूनों का उल्लंघन किया है। बता दें कि रूस ने इस माह की शुरुआत में कहा था कि क्रेमलिन के आलोचक अलेक्सी नवल्नी के ऐप को अपने ऑनलाइन स्टोर से हटाने से एप्पल और गूगल के इनकार को वह चुनाव में दखल की तरह लेगा। दरअसल नवल्नी और उनके सहयोगी एक ऐसी रणनीतिक मतदान योजना का प्रचार कर रहे हैं जिसमें वे अपने समर्थकों से उन प्रत्याशियों का समर्थन करने को कह रहे हैं जो सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी को पराजित कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा एवं विदेश मंत्रालय स्तर के उच्च स्तरीय संवाद की आज शुरुआत की। उसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच दोनों देशों के बीच संपूर्ण रक्षा एवं सामरिक सहयोग को और बढ़ाना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों क्रमशः मारिस पाइने और पीटर डटन के साथ यहाँ पर आरंभिक 2+2 वार्ता की। यह संवाद ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान के हालात पर है और इस वार्ता के दौरान भी इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री डटन के साथ शुक्रवार को विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। वहीं जयशंकर ने विदेश मंत्री पाइने से 2+2 वार्ता से ठीक पहले मुलाकात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने वार्ता में अफगानिस्तान में नाजुक सुरक्षा हालात पर चर्चा की और तालिबान शासित अफगानिस्तान से आतंकवाद फैलने की आशंका से संबंधित साझा चिंताओं के बारे में बात की। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता ऐसे समय हो रही है जब क्वाड समूह के सदस्य देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े जख्म पर नमक छिड़कने की तैयारी में जुटे तालिबान ने अब अपना इरादा बदल लिया है। रिपोर्ट की माने तो तालिबान ने 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर होने वाले अफगानिस्तान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है। 20 साल पहले 2001 में अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया था। विमानों को हाईजैक करके आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर और पेंटागन मुख्यालय से टकरा दिया था। इन हमलों में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसका बदला लेने के लिए ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैनिक अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान तालिबान को सत्ता से हटाया गया तो अलकायदा सहित कई आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई। अब फिर अफगानिस्तान में तालिबान राज है। तालिबान ने सरकार गठन से पहले चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर और भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ ही अमेरिका को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया है। तालिबान ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब अधिकतर देशों ने कह दिया है कि वे तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। रूस ने तो तालिबान के निमंत्रण को ठुकरा दिया है और कहा है कि वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। तो आज की इस खास पेशकश में आपके लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।